तो अब हम पढ़ते हैं आवेश के बारे में। आवेश क्या चीज है? तो आवेश क्या होता है? आवेश जो होता है वो पदार्थ का एक मूलभूत गुण है। एक मूलभूत गुण है जिसके कारण वह अपने समान गुण रखने वाले अन्य पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो ये आवेश की एक बेसिक डेफिनेशन है। वैसे तो आवेश को हम परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन हम मोटे-मोटे तौर पर आवेश को इस तरह से समझ सकते हैं कि आवेश क्या चीज़ है? पदार्थ का एक मूलभूत गुण है। जिस तरह से द्रव्यमान पदार्थ का एक मूलभूत गुण है, उसी तरह से आवेश भी पदार्थ का एक मूलभूत गुण है। इस गुण के कारण एक पदार्थ अपने जैसे ही इस गुण को रखने वाले दूसरे पदार्थ को या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। इसे हम वैसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, कूलाम बल के नाम से जानते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा आवेश के बारे में जान लेते हैं। अब जरा हम आवेश के बारे में थोड़ा और देखते हैं। आवेश जो होता है वो एक व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है। व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है, यानी ये मूल भौतिक राशि नहीं होती, इसे व्युत्पित किया जाता है। ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है। और आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। इसी तरह से इसका सीजीएस मात्रक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी ईएसयू, वो जो होती है सीजीएस यूनिट जो होती है उसको हम स्टैट कूलाम या फ्रैंकलिन कहते हैं। ठीक है, तो एक कूलाम जो होता है, एक कूलाम वो 3 गुना 10 की घात 9 स्टैट कूलाम या फ्रैंकलिन या ईएसयू के बराबर होता है। ठीक है, इसे थोड़ा सा हमें याद रखना है, बस कुछ ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हमें मेनली ये याद रखना है कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ये कूलाम जो है ये हमें याद होना चाहिए कि आवेश का जो मूल मात्रक है वो क्या होता है? कूलाम होता है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब हम आवेश का अध्ययन करते हैं तो आवेश का जो मात्रक लेते हैं वो कूलाम नहीं, कूलाम बहुत बड़ा मात्रक होता है आवेश का, तो हम नॉर्मली यूज करते हैं माइक्रो कूलाम। क्या यूज करते हैं? माइक्रो कूलाम। माइक्रो शब्द का अर्थ होता है 10 की घात -6। तो हम ज़्यादातर जब स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि पदार्थों पर जो आवेश होता है वो माइक्रो कूलाम में होता है। तो माइक्रो कूलाम आएगा, तो माइक्रो कूलाम जो है वो मात्रक नहीं है। माइक्रो तो एक संख्या है, 10 की घात -6, मात्रक इसका कूलाम है। अब इसका अगर हम देखें विमीय सूत्र, विमीय सूत्र ये एग्जाम में आ सकता है। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कैसे बनाया जाता है? जैसे कि हम जानते हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां कैसे बनाई जाती हैं। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि मूल भौतिक राशि के साथ संबंध दर्शाती है। तो जैसे हम जानते हैं कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा जो होती है वो होती है आवेश बटे समय। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आवेश। हमें आवेश का विमीय सूत्र बनाना है, तो वो क्या होगा फिर? विद्युत धारा गुना समय। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या है? मूल भौतिक राशि है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए की घात 1 हो गया। और समय क्या होता है? समय तो मूल भौतिक राशि से टी की घात 1 हो गया। तो ना तो इसमें द्रव्यमान है ना इसमें लंबाई है, तो द्रव्यमान की घात 0, लंबाई की घात 0, समय की घात 1 और विद्युत धारा की घात 1। तो लंबाई की विमा 0, द्रव्यमान की विमा 0, समय की विमा 1 और विद्युत धारा की विमा 1। तो ये हो गया आपका आवेश का विमीय सूत्र। ये हमें याद रखना है। आवेश का विमीय सूत्र हमें याद होना चाहिए कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। मैं आपको दो मूलभूत आवेशित कणों के बारे में बताता हूँ। दो मूलभूत आवेशित कण, उनमें से एक कण जो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन।
हम जानते हैं इस कण के बारे में। और दूसरा जो कण होता है वो होता है प्रोटॉन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कण जो है वो भी एक आवेशित कण होता है, प्रोटॉन कण जो है वो भी एक आवेशित कण होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसी का ही एक्सचेंज हम करते हैं। यानी पदार्थ में, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज नॉर्मली होता है। प्रोटॉन का एक्सचेंज जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में आता है और वो बहुत हाई एनर्जी पर होता है। तो नॉर्मल रिएक्शंस जो होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज होता है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि जब किसी पदार्थ में आवेशन का गुण आता है तो वो आवेशन का गुण उसके इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण नहीं आता है। तो उसको हम कैसे समझेंगे उस चीज को अभी हम देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऋण आवेशित कण होता है और प्रोटॉन जो होता है, ये प्रोटॉन जो होता है ये धन आवेशित कण होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन धन आवेशित कण है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने हमें ये बताया था कि आवेश की दो प्रकृति होती है। आवेश की दो प्रकृति होती है, एक धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक होती है। तो देखिए, ऋणात्मक प्रकृति इलेक्ट्रॉन में होती है और धनात्मक प्रकृति प्रोटॉन में होती है। यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है और ये कन्वेंशनल मेथड से लिया हुआ है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को ऋणावेशित ही लिया तो उसके पीछे कोई कारण है, प्रोटॉन को धनावेशित लिया उसके पीछे कोई कारण है। इसके पीछे कोई कारण नहीं है, इससे कन्वेंशनल मेथड है कि एक को पॉजिटिव ले लिया, दूसरे को नेगेटिव ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन को ऋणावेशित कण और प्रोटॉन को धनावेशित कण के रूप में लिया गया। अब जितना भी आवेशित पदार्थों को हम देखेंगे वो इन्हीं के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। अब हम आवेशन की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आवेशन की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है वो हम देखते हैं। तो हम किसी परमाणु पर विचार करते हैं, कोई भी परमाणु। हम जानते हैं बाय डिफॉल्ट परमाणु जो होता है वो क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन होता है। अब ये विद्युत उदासीन होता है, ये कैसे होता है विद्युत उदासीन? देखो, परमाणु जो होता है उस परमाणु में हम ये देखते हैं कि उसके सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है। उसके सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है। ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। और नाभिक के अंदर दो तरह के कण होते हैं। उसके नाभिक में दो तरह के कण होते हैं। एक कण जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। एक कण जो होता है वो होता है प्रोटॉन और दूसरा कण जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन। दूसरा कण क्या होता है, न्यूट्रॉन। अब ये जो प्रोटॉन कण होता है, जैसे कि हम पहले जान चुके हैं, प्रोटॉन कण जो होता है वो धन आवेशित होता है। ठीक है, प्रोटॉन कण कैसा होता है, धन आवेशित होता है। तो ये क्या होता है, धन आवेशित होता है। और न्यूट्रॉन कण जो होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन कण होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता। अब इस नाभिक के चारों तरफ बाहर जो कण चक्कर लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के बाहर कौन से कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन कण। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कण कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कण ऋण आवेशित होते हैं। तो इस तरह से एक परमाणु के अंदर उदासीन अवस्था में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं। अब बराबर संख्या में होते हैं तो उससे क्या होता है, देखो, जो प्रोटॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों पर आवेश की मात्रा जो होती है, मात्रा, प्रकृति नहीं, प्रकृति तो विपरीत है, इसमें धन और इसमें, प्रोटॉन में तो धनात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक होती है। लेकिन मान जो होता है, एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है वो एक बराबर होता है। कितना, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों कणों पर आवेश का मान बराबर है लेकिन प्रकृति विपरीत है। अगर किसी पदार्थ में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में है तो वो विद्युत उदासीन होगा। अब असल में क्या होता है कि जब कोई पदार्थ आवेशित किया जाता है तो उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं या उसे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, अगर किसी उदासीन पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से उसमें क्या होता है कि वो धन आवेशित हो जाता है। और अगर उस उदासीन पदार्थ में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दे दें, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें बढ़ा दें तो फिर वो क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो ये है आवेशन की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। तो फाइनली यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है कि इलेक्ट्रॉन कण के परस्पर विनिमय से, विनिमय का मतलब है एक्सचेंज से, एक दूसरे में आदान प्रदान से ही पदार्थ आवेशित होता है। ठीक है, और आवेशित होते समय वो धनावेशित कब होता है पदार्थ, जब वो उदासीन अवस्था में है और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। और ऋणावेशित कब होता है पदार्थ, जब वो उदासीन अवस्था में है और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इस तरह से कोई पदार्थ धनावेशित अथवा ऋणावेशित होता है। अब इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर कोई उदासीन पदार्थ है, कोई भी उदासीन पदार्थ, तो अगर उदासीन पदार्थ, अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो उसने निकाल लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने से वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो धनावेशित हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने से इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ kg।
तो इतना द्रव्यमान भी उसमें कम हो गया। तो इसका मतलब उदासीन पदार्थ अगर धन आवेशित हुआ है तो उसका द्रव्यमान क्या हुआ, उसके द्रव्यमान में कमी हुई है। कितनी कमी होगी, एक इलेक्ट्रॉन निकलने से इतनी कमी होगी। अब जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतने से इसको गुणा कर देंगे। तो सीधा सीधा प्रश्न आपको अगर ये आता है कि किसी उदासीन पदार्थ को जब हमने धनावेशित किया तो उसके द्रव्यमान पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही उदासीन पदार्थ में से अगर हम उस उदासीन पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दे दें, हम उसमें इलेक्ट्रॉन दे दें, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अगर हम उसे देते हैं तो उसमें इतना द्रव्यमान जो है बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब किसी पदार्थ को अगर हम ऋण आवेशित करते हैं, उसको नेगेटिवली चार्ज करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो कोई भी आवेश जो होता है वो जब किसी पदार्थ में आता है या वहां से निकलता है तो वो साथ में द्रव्यमान भी लेके जाता है। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आया है तो वो द्रव्यमान साथ लेके आया, तो द्रव्यमान साथ लेके आएगा तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि धन आवेशित करने पर, उदासीन पदार्थ को धन आवेशित करने पर उसमें द्रव्यमान की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और ऋण आवेशित करने पर उसमें द्रव्यमान की वृद्धि हो जाती है। तो द्रव्यमान की कमी और वृद्धि जो होती है आवेशन के साथ ये भी चलता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं चालक पदार्थ किसे कहते हैं। चालक पदार्थ वो होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुलता में पाए जाते हैं, उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। यानी जिन पदार्थों में मुक्त आवेश पाया जाता है। मुक्त आवेश का मतलब ये है कि उसमें इतना आवेश होता है कि वो मुक्त रूप से विचरण कर सके। अगर हम उस पर दोनों तरफ विभवांतर लगाएं तो विभवांतर के कारण आवेश जो है वो गति कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा शरीर है, जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का शरीर, जानवरों का शरीर, धातु, ये सब के सब जो होते हैं ये चालक पदार्थ होते हैं। तो चालक पदार्थों में क्या गुण होता है, चालक पदार्थों में मुक्त आवेश पाया जाता है और ये उस मुक्त आवेश को अपने अंदर से आसानी से निकलने देते हैं। तो चालक पदार्थ हम दूसरे शब्दों में उन्हें भी कहते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को पास होने देते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है कुचालक पदार्थ। कुचालक, कुचालक पदार्थ कौन से होते हैं, कुचालक पदार्थ वो होते हैं जिनमें मुक्त आवेश नहीं पाया जाता। यानी चालकों में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कुचालकों में मुक्त अवस्था में आवेश पाया नहीं जाता। तो मुक्त अवस्था में आवेश पाया नहीं जाता तो ये अपने अंदर से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, मुक्त आवेश नहीं होता। तो इन पदार्थों को हम कुचालक कहते हैं। तो कुचालक वही पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, जिसमें मुक्त आवेश नहीं होता। लेकिन लेकिन कुचालक पदार्थ को भी आवेशित किया जा सकता है। आवेशित करने का कारण क्या होता है, आवेशन का कारण इसमें होता है विद्युत द्विध्रुव। इसमें क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव, इसमें विद्युत द्विध्रुव होते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव होने के कारण इसे आवेशित किया जा सकता है, कुचालक पदार्थों को आवेशित किया जा सकता है, लेकिन ये अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, तो इन्हें कुचालक पदार्थ कहते हैं। तो इन्हें पराविद्युत पदार्थ भी बोलते हैं, पराविद्युत पदार्थ भी बोलते हैं हम इनको, पराविद्युत पदार्थ भी कहते हैं। अब कौन से पदार्थ हैं जो कुचालक या पराविद्युत पदार्थ होते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, एबोनाइट आदि, ये जो सब पदार्थ हैं ये क्या है, कुचालक पदार्थ हैं। तो कुचालक पदार्थ वे होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। ठीक है, लेकिन ये क्या हो सकते हैं, आवेशित हो सकते हैं। अब एक नेक्स्ट जो है वो आता है कि हम किन किन विधियों से, किस किन तरीकों से आवेशित कर सकते हैं। तो आवेशन की विधियां हैं, तो आवेशन की विधियां कि किन किन विधियों से हम चीजों को आवेशित कर सकते हैं। तो आवेशन की विधियों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं घर्षण, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि हम दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं और रगड़ने से जो ऊर्जा मुक्त होती है, तो उसमें से जो एक पदार्थ है ए और जो दूसरा पदार्थ है बी, अब इनमें से जो पदार्थ आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, और उन इलेक्ट्रॉनों को जो आसानी से ले लेता है वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो इस तरह से दो चीजों को आपस में रगड़ने से यानी घर्षण से दोनों चीजें आवेशित हो जाती हैं। एक जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो धनावेशित हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है ऋणावेशित हो जाता है। तो हम जानते हैं कि कांच की छड़ जो होती है, कांच की छड़ जब रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र पर रगड़ी जाती है तो कांच की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित, और रेशमी वस्त्र क्या हो जाता है, ऋणावेशित। इसी तरीके से मान लीजिए हम इसी तरह से अगर हम देखें तो अगर हम
ऊनी वस्त्र को अगर हम रबड़ या प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ के साथ रगड़ते हैं तो जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो धनावेशित हो जाते हैं, और ये रबड़, प्लास्टिक या एबोनाइट की जो छड़ होती है ये ऋणावेशित हो जाती है। तो ये जो उदाहरण है ये घर्षण द्वारा आवेशन के ही एग्जाम्पल है। अब दूसरा हम इसमें देखते हैं कि इसके उदाहरण क्या है। और उदाहरण इसमें यह हो सकता है कि हमने देखा होगा सूखे बालों पर जब हम कंघी लगाते हैं, तो सूखे बालों पर जब हम कंघी लगाते हैं तो कंघी को के पास में अगर हम कोई बैलून ले जाएं या कागज के छोटे टुकड़े ले जाएं तो वो उसको आकर्षित कर लेती है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि कंघी के ऊपर क्या आ गया है, कोई आवेश आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस चीज को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, मान लो कि प्रश्न ये है कि मान लीजिए आपके पास में एक धातु की छड़ है। ठीक है, तो धातु की छड़ को रेशमी वस्त्र पर रगड़ने से रेशमी वस्त्र पर रगड़ने से वह आवेशित नहीं होती, परंतु परंतु कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। क्यों? देखो, धातु की जो छड़ होती है जब उसको रेशमी वस्त्र से रगड़ते हैं तो धातु की छड़ पर जो आवेश आता है, धातु की छड़ पर जो भी आवेश आएगा, ये अगर धातु की छड़ है इस पे जो भी आवेश आएगा तो हमने इसे हाथ से पकड़ रखा है, तो अगर हमने इसे अपने हाथ से पकड़ रखा है तो वो जितना भी आवेश होगा वो हमारे शरीर से, क्योंकि हमारा शरीर भी चालक और धातु की छड़ भी चालक है, तो वो धातु की छड़ से होता वो हमारे शरीर से होता वो जमीन में चला जाएगा। जमीन में चला जाएगा तो धातु की छड़ क्या रहेगी, निरावेशित रहेगी। ठीक है, तो धातु की छड़ निरावेशित रहेगी। धातु की छड़, आवेश तो आया लेकिन वो आवेश जो है हमारे शरीर से होता हुआ जमीन में चला गया, क्योंकि धातु की छड़ आवेशित है। अब कांच की छड़ लेते हैं हम। कांच की छड़ जो है, कांच की छड़ को जब हम रेशम के वस्त्र पर रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर धन आवेश आता है और रेशम के वस्त्र पर ऋण आवेश आ जाता है, ये तो हम जानते हैं। तो कांच की छड़ पे जो धन आवेश आता है अगर हमने उसे हाथ से पकड़ रखा है तो कांच की छड़ क्योंकि कुचालक है तो इसमें आवेश का स्थानांतरण नहीं होता, आवेश इसमें गति नहीं करता। तो जहां पर यह आवेशित होता है वो आवेश वहीं का वहीं बना रहता है। यानी जैसे कि आप क्लास में क्या करते हो, च्युइंगम खा करके चिपका देते हो ना, च्युइंगम खा के चिपका देते हो, तो जहां चिपकाया आपने उसके नीचे वो वहीं चिपकी रहती है। तो कुचालक में भी सेम ऐसा ही होता है। कुचालक में जहां आवेश आपने दिया वो आवेश वहीं पड़ा रहेगा, खुद चल करके वो दूसरे एंड पर नहीं जाता। तो अगर ये आवेश यहाँ है तो ये हमारे शरीर में एंटर नहीं करेगा तो ये भू संपर्कित नहीं होगा, भू संपर्कित नहीं होगा तो कांच की छड़ पे आवेश बना रहेगा। तो इस तरह से धातु की छड़ तो क्या हो जाती है, आवेशित नहीं हो पाती, और कांच की छड़ जो है वो आवेशित हो जाती है। तो ये असर इस तरह से, फिर हमें ये लगता है कि धातु आवेशित नहीं हो रही, लेकिन असल में धातु आवेशित हुई है और कांच की छड़ जो है वो भी आवेशित हुई है। कांच की छड़ कुचालक होने के कारण वो आवेश को अपने ऊपर बनाए रखती है, जबकि धातु छड़ उसको पास कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम दूसरा एग्जाम्पल इसमें लेते हैं वो दूसरा एग्जाम्पल है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है? चालन की जो विधि है इसमें एक पदार्थ में से निकलकर आवेश दूसरे पदार्थ में चला जाता है, तो पहले पदार्थ में आवेश की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मान लीजिए चालन द्वारा आवेशन समझने में, तो हमारे पास में धातु का गोला है, इस पर पहले से धन आवेश है। ठीक है, एक धातु का दूसरा गोला है बी, इस पर कोई आवेश नहीं है, दोनों को हमने कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गोला बी पर जिस पर कोई आवेश नहीं है और गोले ए पर आवेश का मान क्यू है, तो जब मैं गोले बी को ए के निकट लेके आऊंगा और गोले बी को ए से संपर्कित कर दूंगा, तो ये गोला ए है, बी से टच कर दिया हमने। जब गोले बी को ए से टच किया तो ए से निकल करके आवेश बहकर बी में चला जाएगा और अब बी भी आवेशित हो जाएगा। तो अब बी, ए से निकलकर बी में आवेश चला गया तो बी भी आवेशित हो गया। तो इस तरह से बी को हमने आवेशित कर दिया। अगर हम अब ए को बी से अलग कर दें तो जैसी प्रकृति का आवेश ए पर है वैसे ही प्रकृति का आवेश बी पर आ गया। तो क्या ए का आवेश जो क्यू था क्या वो अब उतना ही रहेगा? नहीं, वो कम हो जाएगा। इस पर आवेश कितना हो जाएगा? इस पर आवेश हो जाएगा Q1 और इस पर कितना हो जाएगा? Q2। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज होती है। तो इसमें आवेश चल करके एक से दूसरे के अंदर गया है। तो ये उन्हीं पदार्थों में होता है जो चालक होते हैं। चालक में ये होता है, क्योंकि कुचालक में तो आवेश बहता ही नहीं है। तो चालकों में ऐसा होता है कि चालन द्वारा उसे हम आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। ये उदाहरण जो मैंने आपको दिया है, तो साधारणतया चालन द्वारा आवेशन हमने बहुत सारी जगहों पर देखा है। तीसरा इसमें होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरा जो एग्जाम्पल लेंगे वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। और प्रेरण द्वारा जो आवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन में ये होता है कि जैसे हमारे पास एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, हम उन्हें स्पर्श किए बिना
आवेशित करना, स्पर्श किए बिना आवेशित करना जो है वो क्या आता है, प्रेरण द्वारा आवेशन में आता है। तो मान लीजिए हमारे पास में, उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। इस चित्र में अगर हम देखें तो ए और बी, यहाँ पर दो गोले हैं, ए और बी यहाँ पर दो गोले हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ संपर्कित हैं, ठीक है, और इनमें कुछ अलग स्टैंड पर इनको दोनों को खड़ा कर रखा है, इन दोनों को कुछ अलग स्टैंड पे खड़ा कर रखा है। अब हम क्या करते हैं, एक आवेशित छड़ इसके पास लेके आते हैं। अब छड़ इससे स्पर्श नहीं कर रही, यहाँ पर स्पर्श नहीं हो रही छड़ इससे, तो बिना स्पर्श किए जब छड़ इसके नजदीक आती है, तो छड़ जैसे यहाँ पर धन आवेशित छड़ है, तो जब ये धन आवेशित छड़ इसके नजदीक आती है, तो ये जो दोनों गोले हैं ए और बी, ये दोनों चालक हैं, तो चालक हैं तो इनमें क्या होगा, मुक्त आवेश होगा, और मुक्त आवेश इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा। तो धन आवेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो सारा का सारा जो धन आवेश जो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन है जो वो इस धन आवेशित छड़ की ओर आ जाएंगे। अब इससे बाहर तो निकल नहीं सकते, तो ये इसके सिरे पर यहाँ पर आ जाएंगे, सारा का सारा जितना भी ऋण आवेश है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बहुलता होगी, और जो ये धन आवेश है ये इसके अंदर जितना भी ए और बी के अंदर जितना भी जो धनात्मक आवेश है उसको खुद से प्रतिकर्षित करके अधिकतम दूरी पर भेज देगा। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रेरण, ये है प्रेरण। तो प्रेरण द्वारा आवेशन, इस विधि में हमने क्या किया कि बाहर से विद्युत क्षेत्र लगा के, ये विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहे हैं यहाँ पर, तो बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाकर हमने धातु के अंदर से, या कुचालक भी है तो उसके अंदर से हमने ऋण आवेश और धन आवेश को एक दूसरे से पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो इस तरह से इस चित्र के अंदर हम देखें तो धन और ऋण आवेश दोनों पृथक हो गए, तो इसे प्रेरण कहते हैं। अब इसमें हमने स्पर्श नहीं किया। अब तीसरे चित्र में अगर हम देखें तो हम इन दोनों गोलों को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ये गोला ए और गोला बी जो है एक दूसरे से अलग हो गए। अब क्योंकि इसमें ऋण आवेश है तो वो ऋण आवेश एज इट इज यहाँ रहता है, इसमें धन आवेश है वो धन आवेश एज इट इज यहाँ रह जाता है। और ये जो धातु की जो छड़ है या जो भी आवेशित छड़ है से स्पर्श नहीं हो रही, ये यहाँ एज इट इज पड़ी है, तो ये ऋण आवेश तो इसको आकर्षण के कारण इस तरफ है, और ये धन आवेश जो है प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पड़ा है, और इस तरह से ये दोनों गोलों की ये स्थिति आ जाती है, ये चित्र में यहाँ पर दिखाई है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें वो क्या करते हैं कि जो हमने यहाँ पर ये जो छड़ ली है, इस छड़ को हम हटा देते हैं, यहाँ से छड़ को दूर ले जाते हैं। जब छड़ को दूर ले जाते हैं तो दोनों गोलों पर छड़ के कारण जो बल लग रहा था, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो खत्म हो जाता है। तो ये जो ऋण आवेश इधर था, ये वाला ऋण आवेश, और ये वाला जो धन आवेश ये इधर है, ये दोनों उस आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण जब वो छड़ यहाँ से हटा ली हमने, तो अब क्या होता है कि ए और बी पर जो आवेश बचता है, ए और बी पर जो आवेश बचता है, वो जो ऋण आवेश होता है वो इधर आ जाता है, और धन आवेश जो होता है वो इस पे इधर आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि ऋण और धन आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इस प्रकार अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी ए छड़ पर परिणाम स्वरूप ऋण आवेश आ गया, और बी छड़ पर परिणाम स्वरूप धन आवेश आ गया। और अगर अब हम इनको थोड़ा और सेपरेट कर दें तो ए और बी, ए पर जो ऋण आवेश है वो इसकी सतह पर फैल जाता है, और बी पर जो धन आवेश है वो इसकी सतह पर फैल जाता है। यानी इस पूरे चित्र में हमने ये देखा, अगर हम ध्यान से देखें शुरुआत से, तो हमारे पास दो चालक गोले हैं जिन पे कोई आवेश नहीं है शुरू में। उसके बाद में जैसे ही हम एक धातु की छड़ नजदीक लाते हैं, दोनों में धन और ऋण आवेश पृथक हो जाते हैं। तो धन और ऋण आवेश पृथक करने की जो क्रिया होती है यही प्रेरण होता है, यही प्रेरण है, ठीक है। तो इसे हम स्थिर विद्युत प्रेरण भी बोलते हैं। तो अब धन और ऋण आवेश पृथक हो गए, इस पर ऋण आवेश आ गया, इस पर धन आवेश आ गया। इस पर ऋण आवेश इसलिए आया क्योंकि ये धन आवेश के कारण आकर्षण आया इस पे। और अगली बार हमने क्या किया, छड़ को दूर ले गए, दूर ले जाने के बाद क्या हो गया, दोनों को हमने पृथक पृथक कर दिया, और इस तरह से फाइनली हम दोनों को चार्ज कर दिया। अब इस विधि में अगर हम देखें तो हमारी ये जो छड़ थी, कौन सी वाली छड़, ये वाली छड़, ये जो छड़ है, इस पर जितना आवेश था वो उतने का उतना ही है, लेकिन प्रेरण के द्वारा हमने गोला ए और गोला बी दोनों पर आवेश दे दिया, ए पर भी आवेश आ गया और बी पर भी आवेश आ गया। तो ये जो विधि है इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम देखते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या क्या किसी धातु के गोलों को स्पर्श किए बिना धनावेशित कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा था उसमें भी हमने स्पर्श किए बिना धनावेशित किया, यानी प्रेरण द्वारा आवेशन किया है। तो क्या धातु के गोले को स्पर्श किए बिना आवेशित किया जा सकता है? क्या आवेशित किया जा सकता है धातु के गोले को स्पर्श किए बिना? बिल्कुल किया जा सकता है। ये देखिए सामने चित्र है, इस चित्र में हमने ए बी सी डी और ई, इसमें 5 खंडों में चित्र दिखाया गया। सबसे पहले धातु का एक गोला है, उस धातु के गोले को देखें हम ध्यान से, तो इस पर कोई आवेश नहीं है, तो धातु के गोले पर कोई आवेश नहीं है, इसे कुछ अलग स्टैंड पे खड़ा किया हमने। दूसरे चित्र के अंदर हम एक आवेशित छड़ इसके नजदीक लेके आते हैं, आवेशित छड़ जो है वो ऋण आवेशित है, तो आवेशित छड़ जो है वो ऋण आवेशित है। जैसे ही हम इसको इसके निकट लेके आते हैं, तो क्योंकि गोला जो है हमारा वो क्या है, चालक है, तो इसमें मुक्त आवेश है, तो ये जो ऋण आवेश है, ये ऋण आवेश जो है
वो क्या करेगा, इसके अंदर से धन आवेश को आकर्षित कर लेगा। तो धन आवेश को आकर्षित कर लिया तो वो धातु के इधर लेफ्ट साइड की सतह पर आ जाएगा, और यही ऋण आवेश जो है इसके अंदर जो ऋण आवेश है उसको प्रतिकर्षित करके अधिकतम दूरी पर चला जाएगा, वो अधिकतम दूरी पर दूसरे सिरे पर चला गया। तो इस तरह से ये जो ऋण आवेश है ये इस गोले के अंदर आवेश में प्रेरण लेके आता है, यानी प्रेरण की घटना आ गई। अब अगर हम देखें तो गोले पर आवेश का मान अभी भी शून्य है, तो ये जो चित्र है वो ये शो कर रहा है। अब तीसरे चित्र में हम क्या करते हैं कि तीसरे चित्र के अंदर हम ये करते हैं कि ये जो गोला है इस पर इस तरफ जो धन आवेश है, ये धन आवेश तो क्या हो गया, इस छड़ के ऋण आवेश के साथ क्या हो गया, आकर्षण में बंध गया, आकर्षण में, ठीक है। लेकिन ये जो पीछे ऋण आवेश है ये क्या है, ये ऋण आवेश जो है इस ऋण आवेश के प्रतिकर्षण में है। तो इस वाले ऋण आवेश को अगर मैं यहाँ से एक तार लेकर इसे जमीन में इस तरह से जोड़ दूं, जिसे हम बोलते हैं भू संपर्कित करना, भू संपर्कित करना। तो अगर मैं इसे भू संपर्कित कर दूं तो क्या होता है कि जब मैं इसे भू संपर्कित करता हूं तो ये जो अंदर जितना भी ये ऋण आवेश है, ये ऋण आवेश क्या होता है, यहाँ से जमीन में चला जाता है। ये सारा ऋण आवेश जो है यहाँ से जमीन में चला गया, ये देखो ये सारा ऋण आवेश जमीन के अंदर भू संपर्कित हो गया। अब अगर हम देखें तो ये रहा ये चित्र, तो इसमें हमने भू संपर्कित कर रखा है। अब फोर्थ जो इसका पार्ट है उसमें हम देखें कि अगर हम इसका भू संपर्क तोड़ दें, अगर मान लीजिए हम इसका भू संपर्क तोड़ देते हैं, भू संपर्क तोड़ने से क्या होगा कि जो पीछे से हमने इसे भू संपर्कित किया तो तोड़ दिया, तो जो छड़ है उसमें जो ऋण आवेश है वो इसके अंदर के धन आवेश को ऐसे अपनी ओर अभी भी आकर्षित रखेगा। अब हम क्या करते हैं, इस छड़ को यहाँ से हटा लेते हैं। तो छड़ को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो ये देखो लास्ट चित्र में उसने छड़ को यहाँ से हटा लिया। अब जब छड़ को हम यहाँ से हटा लें, मान लो मैंने यहाँ से छड़ को इरेज कर दिया, ये छड़ हमने हटा ली। जैसे ही मैंने छड़ को यहाँ से हटाया, ये जो धनावेश है अब इस पर किसी भी तरीके का कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं है। तो धातु का जो गुण होता है उसके अनुसार ये सारा धनावेश जो है धातु की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेरण द्वारा हमने क्या करा, बिना स्पर्श करे धातु के गोले को आवेशित कर दिया। इस विधि में हमने इसे भू संपर्कित करके आवेशित किया है। अब हम एक नया टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या चीज होती है, इसको हम जरा देखते हैं। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या काम आता है, इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, किसी कोई भी आवेशित वस्तु है उस पर हम ये पता कर सकें कि वो आवेशित है अथवा नहीं है। तो इसकी जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं। तो ये चित्र है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक में है, ये चित्र राजस्थान बोर्ड की, वहां से ये लिया है मैंने। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी इसका चित्र है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक ये कांच की एक बोतल है, ये कांच की बोतल है। इस कांच की बोतल को, ये पूरी कांच की एक बोतल है। इस कांच की बोतल को यहाँ पर ये हमने कार्क लगा रखा है, यानी इसका ढक्कन लगा रखा है, कुचालक ढक्कन लगा रखा है। और ढक्कन के अंदर से होती हुई ये धातु की एक छड़ है, ये धातु की एक छड़ है, धात्विक छड़। और इस छड़ के यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सोने की पन्नी से बनी हुई दो पत्तियां लगी हुई हैं ये। और ये दो पत्तियां जो लगी हुई हैं ये इस प्रकार हैं कि ये एक दूसरे से जुड़ी तो हुई हैं और ऊपर से ये धातु की छड़ के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये एक दूसरे से दूर भी हट सकती हैं और ये एक दूसरे की ओर भी आ सकती हैं, ये व्यवस्था की हुई है। और इसके सबसे ऊपर यहाँ पर ये देखो धातु की छड़ के साथ धात्विक डिस्क लगी हुई है, ये भी एक धातु की गुंडी लगी हुई है और कुछ भी नहीं है। और ये देखो यहाँ से इसको भू संपर्कित कर रखा है। ये भू संपर्कित करने का मतलब ये है कि बोतल पर बाहर किसी भी प्रकार से अगर कोई आवेश आता है तो वो सारा का सारा आवेश जो है वो धरातल में चला जाए, यानी इस बोतल की सतह पर कोई आवेश ना आए। अब ये कैसे होगा, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये धातु की एक छड़ है या कोई भी छड़ है, आवेशित छड़, पता करना है कि इस पर आवेश है या नहीं है, या आवेशित है या नहीं है। तो इस छड़ को हम क्या करते हैं, इस घुंडी के साथ टच करवाते हैं। तो जब इस घुंडी पे टच करवाएंगे तो धात्विक डिस्क जो है वो इसमें से आवेश ले लेगी, यानी ये हमने जैसे पढ़ा है स्पर्श करने से या चालन द्वारा आवेशन वाली ये घटना है। तो इसमें से आवेश निकलकर इसमें जाएगा और वो आवेश यहाँ से होता हुआ नीचे की तरफ जाएगा और फिर ये सोने की जो दो पत्तियां हैं इन पर चला जाएगा। अब दोनों सोने की जो पत्तियां हैं वो भी तो धातु है, तो जैसे ही इन पर आवेश जाएगा वो जिस भी प्रकृति का आवेश है तो वो आवेश जब दोनों पर जाएगा तो वो एक समान प्रकृति का आवेश है। और जब समान प्रकृति का आवेश होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, चाहे वो धन हो चाहे वो ऋण है। समान प्रकृति का है तो वो प्रतिकर्षित करेगा। तो ये धातु की जो दोनों पत्तियां हैं ये क्या करेंगी, ये एक दूसरे से दूर हटेंगी तो इनके बीच का जो कोण है वो कोण क्या हो जाएगा, वो कोण बढ़ जाएगा, यानी पत्तियां एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो पत्तियां अगर दूर जा रही हैं एक दूसरे, तो इसका मतलब ये है कि जो छड़ हमने यहाँ पर स्पर्श कराई है उस छड़ में आवेश है। और अगर इस छड़ में आवेश नहीं होता तो ये पत्तियां एक दूसरे से दूर नहीं जाती, क्योंकि तब इसमें कुछ आवेश नहीं आता, और आवेश नहीं आता तो फिर क्या होता, आवेश नहीं आता तो ये ऐसी की ऐसी एज इट इज ये उसी कोण पर रहती। अब मान लीजिए
हम ये पता करना चाहते हैं कि हमारे पास धातु की एक दूसरी छड़ है। मान लो अब की बार जो हमने छड़ लगाया है, उस छड़ को हमने बी नाम दे दिया। पहले वाली ए थी, अब बी थी। अब बी छड़ को हमने स्पर्श कराया। इसको स्पर्श कराने से अगर ये जो कोण है, जो पहले जितना कोण बन रहा था, मान लो पहले जो भी कोण बन रहा था, ये मान लो ये 120 डिग्री का कोण था। मान लीजिए अब जो बी है, इसको स्पर्श कराने से अगर ये कोण और ज्यादा बढ़ जाए पत्तियों के बीच, तो अगर ये बढ़ जाता है तो इसका अर्थ ये होगा कि बी जो धातु है या बी जो छड़ है, उस पर जो आवेश है, वो पहले जो छड़ हमने यहाँ पर टच करवाई थी, उसी की समान प्रकृति का है आवेश उस पे। क्यों? क्योंकि जो आवेश इस पे पहले से था, वही सेम आवेश, उसी तरीके का, उसी प्रकृति का आवेश हमने इसे और दे दिया। तो अब आवेश जैसे मान लीजिए पहले ये दो पत्तियों पर ये आवेश था, अब इधर और इधर दोनों तरफ ये प्रकृति का आवेश और बढ़ गया, तो प्रतिकर्षण क्या होगा? और बढ़ जाएगा। तो ये जो धातु की पत्तियां हैं, ये और ज्यादा दूर चले जाएंगी। तो और ज्यादा दूर चले जाएंगी तो हमें ये पता चलेगा कि अब छड़ बी जो है, छड़ बी पर जो आवेश है, वो उसी प्रकृति का आवेश है जिस प्रकृति का छड़ ए पर था। तो इस तरीके से ये पता चलता है। अब मान लीजिए छड़ बी जो है, उसको स्पर्श कराने से ये जो एंगल है, ये वाला, ये बढ़ने की बजाय कम हो रहा है, यानी पत्तियां एक दूसरे के निकट आ रही हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो प्रतिकर्षण है, ये कम हो रहा है। तो प्रतिकर्षण कम कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब इन दोनों पत्तियों पर जो पहले से आवेश है, छड़ ए को स्पर्श कराने से जो आवेश इन पर आया था, बी को स्पर्श कराने से उससे विपरीत प्रकृति का आवेश है। तो मान लीजिए जैसे छड़ ए को स्पर्श कराने से प्लस थ्री का आवेश है। अब मैंने छड़ बी को जैसे ही स्पर्श कराया, तो माइनस और माइनस आवेश हमने इसे दिया। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस अब कितना बचा? प्लस टू आवेश बचा। तो अब ये छड़ें पहले से कम प्रतिकर्षित होंगी, तो ये थोड़ा सा निकट आ जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ फाइनली ये हुआ कि हम स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से दो चीजों का अनुमान लगा रहे हैं। एक तो छड़ ए और बी, क्या ये छड़ आवेशित है? अगर आवेशित है तो स्वर्ण पत्र यानी सोने की पत्तियां जो है, उनके बीच में जो एंगल है, वो कम या ज्यादा होगा। अगर ये ए को स्पर्श कराने के बाद बी को स्पर्श कराते हैं और ये कोण अगर और बढ़ता है, तो इसका मतलब ए और बी पर समान प्रकृति का आवेश है। और नहीं तो बी को स्पर्श कराने से अगर ये बीच का कोण कम होता है, तो ये विपरीत प्रकृति के हैं। अब हम पढ़ते हैं आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म यानी आवेशों के क्या क्या गुण होते हैं। तो आवेशों के जो गुणधर्म, उसमें चार मूल बातें हम पढ़ेंगे। एक है आवेशों की योज्यता, कि आवेश किस तरह से आपस में जुड़ते हैं। दूसरा है आवेशों की निश्चरता। निश्चरता का मतलब होता है गति करने से आवेश के मान में परिवर्तन आता है या नहीं आता। तीसरा है आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब है कि आवेश का सबसे छोटा मान कितना होता है, क्या ये संभव है। और चौथा है आवेश का संरक्षण। आवेश संरक्षण का मतलब है क्या हम आवेश को पैदा कर सकते हैं या आवेश को समाप्त कर सकते हैं। ये चार चीजें जो है हम पढ़ेंगे। तो आवेशों के गुणधर्म में सबसे पहला है आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है किसी विलगित निकाय। विलगित निकाय का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसका बाहर से किसी से कोई संपर्क ना हो, उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं उनका आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन हो, बाहर से किसी का ना हो। तो आवेशों की योज्यता, तो आवेशों की योज्यता पहला आवेश का गुणधर्म है। इसमें क्या होता है कि किसी विलगित निकाय में कुल आवेश ज्ञात करने के लिए उपस्थित सभी आवेश, उस निकाय के अंदर जितने भी आवेश हैं, उन सभी उपस्थित आवेशों का चिन्ह सहित बीजगणितीय योग किया जाता है। यानी धनावेश है तो धनात्मक रखेंगे, ऋणावेश है तो ऋणात्मक रखेंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे। इसे आवेशों की योज्यता का गुण कहते हैं। बीजगणितीय योग का मतलब है चिन्ह सहित जोड़ना। और आवेश व द्रव्यमान में यही फर्क है। आवेश और द्रव्यमान दोनों क्या है? मूल भौतिक राशि है। लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक द्रव्यमान नहीं होता। लेकिन आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो जिस तरह से द्रव्यमान को आपस में जोड़ा जाता है, सिर्फ धनात्मक तरीके से जोड़ा जाता है, लेकिन आवेश को क्या होता है, क्योंकि वो धन और ऋण दोनों तरह का होता है, इसलिए उसको आपस में उसको आपस में जोड़ते समय उसको चिन्ह सहित रखा जाता है। तो धन आवेश है तो प्लस में और ऋण आवेश है तो माइनस में। तो इस तरह से आवेशों को चिन्ह सहित जोड़ा जाता है। इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं हम। मान लीजिए किसी निकाय में 2 माइक्रोकुलाम का धन आवेश, 3 माइक्रोकुलाम का ऋण आवेश और इसी तरह से 4 माइक्रोकुलम। यहाँ माइक्रो शब्द जो है उसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो ये आवेश है। अब हमें अगर कुल आवेश निकालना है तो हम इसको ऐसे करेंगे, 2 माइक्रो माइनस 3 माइक्रो प्लस 4 माइक्रो, यानी हमने इसको चिन्ह सहित जोड़ा। तो ये कितना हो गया? 4 2 6 में से 3 गए, 3 माइक्रो कूलम। तो ये कुल आवेश आ गया। तो इसे बोलते हैं आवेशों की योज्यता। तो अब हम देखते हैं आवेश का दूसरा गुणधर्म। तो आवेश का जो दूसरा गुणधर्म है वो है आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता का अर्थ ये है कि जब कोई आवेश गति करता है तो गतिशील आवेश की गति के कारण आवेश के मान में
कोई परिवर्तन नहीं आता। अर्थात गति के कारण कण का जो आवेश है वो नहीं बदलता। अब ये जो चीज है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या सूत्र दिया, आइंस्टीन ने आपेक्षिकता के सिद्धांत से द्रव्यमान का ये सूत्र दिया कि गति के साथ द्रव्यमान कैसे बदलता है। तो m बराबर m नोट, m नोट जो है ये यहाँ पर क्या कहलाता है, विराम द्रव्यमान कहलाता है, और इसके बटे में 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो m नोट जो है, m नोट जो है वो किसी गतिशील कण का विराम द्रव्यमान है। विराम द्रव्यमान का क्या अर्थ है, विराम द्रव्यमान का ये अर्थ है कि जब वो विराम अवस्था में है तब उसका द्रव्यमान, हमने देखा भी है कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन कण की बात करते हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कण का जो विराम द्रव्यमान है वो 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 10 की घात माइनस 31 केजी इतना होता है ना। इसी तरह से प्रोटॉन कण का विराम द्रव्यमान हम लेते हैं 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 27 केजी, हमने ये पढ़ा हुआ है ना। तो ये विराम द्रव्यमान होता है यानी विराम अवस्था में। अब ये कण कभी विराम अवस्था में नहीं रहते, ये कण तो हमेशा गतिशील रहते हैं, लेकिन विराम अवस्था के द्रव्यमान ये लेते हैं हम। अच्छा v क्या है, v कण की चाल है, v कण की चाल, और c क्या है, c प्रकाश का वेग है। और प्रकाश का वेग हम जानते हैं, प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग जो है वो कितना होता है, वो होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ये होता है। अच्छा अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, वो ये है कि जब ये सूक्ष्म कण, आवेशित सूक्ष्म कण यानी इलेक्ट्रॉन यानी अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन, कोई भी कण जो है जब ये गति करते हैं तो इनकी गति जो होती है वो ऐसे नहीं होती मीटर प्रति सेकंड में कि 100 मीटर प्रति सेकंड या इतना, इनकी जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल की अप्रोक्सीमेटली उसके नजदीक होती है, उसका 100वां या उसका 1000वां हिस्सा, इस तरह से। तो बहुत अधिक वेग होने पर v का मान जब बहुत अधिक होता है तो यहाँ पर हम देखें तो ये वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये भी ज्यादा होगा। और अगर ये मान ज्यादा होगा तो हम एक में से जब इसे घटाएंगे तो ये पूरा जो मान है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो मान है ये मान क्या होगा, फिर ये घट जाएगा। और जब ये मान घट जाएगा तो ये मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब v का मान यानी कण की गति बढ़ने से उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन आ रहा है। तो ये अपेक्षिकता के सिद्धांत से द्रव्यमान को बदलते हुए दिखाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गतिशील कण का द्रव्यमान जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है अपेक्षिकता के सिद्धांत से, लेकिन उसका आवेश का मान जो है वो नहीं बदलता। तो आवेशों की निश्चलता से यही अभिप्राय है। अब हम देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण शब्द का अर्थ क्या है, क्वांटीकरण शब्द का अर्थ होता है क्वांटा, क्वांटा से बना है, और क्वांटा का मतलब होता है सूक्ष्म कण यानी छोटा कण, सबसे छोटा कण। तो आवेश का सबसे छोटा कण क्या होता है, वैसे हमें पता है कि आवेश का जो सबसे छोटा कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और उसका जो आवेश का मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। लेकिन सबसे पहले ये किसने बताया था, तो सबसे पहले थॉमसन नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने कैथोड किरणों का प्रयोग किया था, और कैथोड किरणों के प्रयोग में उसने E बटे m का मान निकाल के बताया था, उसने आवेश बटे द्रव्यमान ये निकाला था। अब इसमें हमें आवेश और द्रव्यमान दोनों के अलग अलग मान नहीं पता थे, इलेक्ट्रॉन कण का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उसने बताया था। उसके बाद मिलिकन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने हमें ये बताया अपने तेल बूंद प्रयोग से, मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग बहुत फेमस है, इसके प्रयोग की मदद से उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन कण पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है, इतना आवेश होता है। ठीक है, ये चीज हमें पता चल गई। दूसरी बात, आवेश के सबसे छोटा मान जो इलेक्ट्रॉन कण का आवेश है, लेकिन कुछ किताबों में क्वार्क नाम का कण मिलेगा जिसका जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन कण के आवेश का 1/3 या 2/3 होता है, लेकिन हमें ये चीज नहीं कंसीडर करनी है। तो हमें ये मानना है कि आवेश का जो सबसे छोटा कण है या सबसे छोटा मान है वो इलेक्ट्रॉन कण का ही आवेश है। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि दो, हमने मान लीजिए किसी भी चीज पर कोई आवेश है तो वो आवेश जो होता है वो कैसे होता है, यानी वो कितनी मात्रा में होता है, क्या हम उसका क्वांटाइजेशन यानी उसको क्वांटे में या उसका क्वांटीकरण कर सकते हैं, तो उसको समझते हैं हम। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ दो ऑब्जेक्ट दिखाए आपको, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, यानी दो पदार्थ हैं ए और बी। शुरू में ए और बी दोनों उदासीन है, इन पर कोई आवेश नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि ए से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं बी को दे देता हूँ। ए से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ और इलेक्ट्रॉन किसको दे देता हूँ, बी को। तो जैसे ही ए से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ए पर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश आ जाएगा, और बी पर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहूं कि मैं ए से आधा इलेक्ट्रॉन निकालूं, ए से मैं आधा इलेक्ट्रॉन निकालूं, या मैं चाहूं कि ए से मैं 5/3 इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो ये पॉसिबल नहीं होता, ये संभव नहीं होता। तो ए से कम हम
एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और बी को कम से कम एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ए पर कम से कम कितना आवेश होगा, प्लस ई, बी पर कम से कम कितना आवेश होगा, माइनस ई। ठीक है, अब मान लो मैं क्या करता हूँ, ए से 10 इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, ए से 10 इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ और वो 10 इलेक्ट्रॉन बी को दे देता हूँ। तो ए पर कितना आवेश हो जाएगा, ए पर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश और बी पर कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं ए से क्या करता हूँ, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ और वो 1,00,000 इलेक्ट्रॉन बी को दे देता हूँ मान लो। तो ए से जब मैं 1,00,000 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ए पर कितना आवेश आ जाएगा, 1,00,000 ई आवेश आ जाएगा धन में, और बी पर क्या आ जाएगा, माइनस 1,00,000 ई आवेश आ जाएगा ऋण में। तो इस तरह से आ गया। तो फाइनली हमने यहाँ पर यह समझने की कोशिश की कि अगर मैं ए से एन इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो यानी कुल कितना आवेश निकाला मैंने ए से, एन ई, तो प्लस एन ई धन आवेश आ गया ए पर और माइनस एन ई ऋण आवेश आ गया बी पर। तो क्योंकि इसमें से एन इलेक्ट्रॉन निकाले तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश ई है तो एन इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हुआ, एन ई। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो वो धन प्रकृति का होगा और इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं तो इस पर ऋण प्रकृति होगा। तो अब देखो ए हो चाहे बी हो, उस पर कुल आवेश कितना हो सकता है, प्लस माइनस एन ई। जहां एन का क्या अर्थ है, जहां एन का अर्थ है 1 2 3 4 5, ये देखो एन का अर्थ कुछ भी हो सकता है। शुरू में हमने कितना निकाला था, 1 निकाला था, उसके बाद हमने 10 निकाले थे, उसके बाद में हमने 10 की घात 5 निकाले थे और उसके बाद में हमने n निकाला। तो n का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ संख्या है 1 2 3, प्राकृत संख्या 1 2 3 है, इंटीजर बोलते हैं इसको। और e का क्या मतलब है, यहाँ e का मतलब 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होती है उस मात्रा को हम प्लस माइनस एन से लिखते हैं और यही आवेश का क्वांटीकरण है। यहाँ पर क्वांटीकरण शब्द का अर्थ क्या हुआ कि आवेश की जो सबसे छोटी मात्रा है वो ई हुई और अन्य जो आवेश होंगे वो इसका एन गुना होंगे, यानी इसका पूर्ण गुणज होंगे। पूर्ण गुणज मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना एन गुना। ठीक है, अब इसकी परिभाषा अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे हम कि आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन कण का आवेश होता है। आवेश की सबसे छोटी इकाई जो होती है, आवेश का सबसे छोटा मान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कण का आवेश होता है। अन्य सभी आवेश जो होते हैं इसके पूर्ण गुणज होते हैं। पूर्ण गुणज का मतलब ये रहा एन, पूर्ण गुणज मतलब एन का मतलब 1 2 3 ये हो सकता है। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि क्यू बराबर ई बटे 2 हो जाए या 5 ई बटे 2 हो जाए या 7 बटे 3 ई हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्यू बराबर क्या होगा, या तो क्यू बराबर ई होगा या फिर क्यू बराबर 2e होगा या क्यू बराबर 3e होगा या क्यू बराबर 4e होगा या क्यू बराबर ne होगा, वो प्लस माइनस जो भी है वो होगा इस तरह से। ठीक है, तो आवेश का पूर्ण गुणज होता है, किसके आवेश का, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित। वो क्वेश्चन ये है कि एक कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश के लिए किसी पदार्थ से कितने इलेक्ट्रॉन के विनिमय की आवश्यकता है। कहने का मतलब मान लीजिए हमारे पास ये कोई पिंड है, इस पिंड में हमें एक कूलाम आवेश देना है। अब वो एक कूलाम धन या ऋण जो भी है वो देना है, तो हमको कितने इलेक्ट्रॉन का इसके साथ एक्सचेंज करना होगा, विनिमय करना होगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन या तो इसमें से निकालने हैं या इसे देने हैं, ये चीज बनना है। हम एक चीज जानते हैं, हमारे पास आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र है Q बराबर Ne, जहाँ N का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 कुछ भी, और E का मतलब 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें ये Q जो है हमें दे रखा है, उसने Q दे रखा है 1 गुलाम, और हमें E का मतलब भी मान भी पता है 10 की घात माइनस 19 गुलाम। तो ये दो चीजें हमें पता है, N निकालना है हमें, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे E हो जाएगा। तो अगर हम ये मान रखते हैं तो Q का मान तो 1 हुआ, E का मान 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 हुआ। अब इसे हम हल कर लेंगे, तो इसे हल कैसे करेंगे, हल करने का तरीका ये है कि 10 की घात माइनस 19 को उठा के ऊपर ले जाएं तो ये 10 की घात 19 हो जाएगा, बटे में 1.6 बच जाएगा। ठीक है, इसको 10 इंटू 10 की घात 18 लिख दो और बटे में 1.6। थोड़ा सा हल करने का तरीका और कुछ नहीं। अब 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा कर दो, 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा कर दो तो 100 बटे, ये दशमलव हट जाएगी ना 10 से गुणा करने पर, तो 100 बटे 16 गुना 10 की घात 18 हो गए। अब 16 का 100 में भाग दें तो क्या आएगा, 6.25 आएगा इंटू 10 की घात 18। अब क्या अर्थ हुआ इसका, इसका अर्थ ये हुआ कि 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करने पर एक कूलाम आवेश प्राप्त होगा। अब 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, ये संख्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम का होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन अगर हम
विनिमय करें किसी पदार्थ से, तब जाकर उसमें 1 कूलाम का आवेश आएगा। तो 1 कूलाम जो है आवेश की बहुत बड़ी मात्रा होती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस सूत्र की मदद से। आवेश के क्वांटीकरण का जो सूत्र है उसकी मदद से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 कूलाम आवेश के लिए किसी पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन का विनिमय की आवश्यकता होती है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के तुल्य होता है। दोनों क्वेश्चन का एक ही अर्थ होता है। अब हम 1 कूलाम आवेश कितना बड़ा है इसे समझने के लिए पाठ्य पुस्तक का एक उदाहरण करने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी में ये उदाहरण है। इसमें ये उदाहरण ये है कि मान लीजिए हमने किसी पदार्थ में से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। ठीक है, हमने किसी पदार्थ से प्रति सेकंड 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, मतलब यही है। तो 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन उसमें 1 सेकंड में हम बाहर निकाल रहे हैं। तो 1 कूलाम आवेश, तो पदार्थ को 1 कूलाम धन आवेश देने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन समझ आया? ये हमारे पास एक पदार्थ है, ये विद्युत उदासीन है। मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना शुरू किए। मैं इसमें 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए उसने में। 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकालता हूँ 1 सेकंड में। अब वो हमसे पूछता है कि इसमें 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम धन आवेश इसे अगर देना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें धन आवेश आएगा। तो 1 कूलाम धन आवेश देने के लिए कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन को हम कहाँ से उठाएंगे? हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम क्या करते हैं, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन के तुल्य आवेश, यानी 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितना आवेश होता है? तो 10 की घात 9 ई आवेश होगा, यानी 10 की घात 9 1.6 गुणा 10 की घात -19। ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो ये कितना बन गया? क्यू बराबर, ये हो गया 1.6 गुणा 10 की घात -19 प्लस 9, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 1.6 गुणा 10 की घात -10 कूलाम। ये जो आवेश है ये क्या है? 1 सेकंड में। तो 1.6 गुणा 10 की घात -10 कूलाम आवेश स्थानांतरण में जो समय लगा वो कितना है? 1 सेकंड। ठीक है, तो 1 कूलाम में कितना लगा? 1/1.6। तो 1 कूलाम में कितना लगा? 1.6 इंटू 10 की घात -10 हो गया ना। तो 10 की घात -10 को ऊपर ले जाएंगे, 10 की घात 10 1.6, तो ये कितना हो गया? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 की घात 9 बटे 1.6। तो अब इसको हम वापस पहले की तरह सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 10 से ऊपर गुणा और नीचे गुणा कर देंगे, तो 100 बटे 16 गुणा 10 की घात 9। तो ये कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 की घात 9। ये सेकंड में आया है। ठीक है, यानी 1 कूलाम आवेश देने में लगा समय। अब जरा हम ये देखते हैं कि 6.25 इंटू 10 की घात 19, ये जो 10 की घात 19 सेकंड 6.25 इंटू 10 की घात 9 सेकंड जो होता है ये कितना समय होता है? क्योंकि सेकंड में है ना ये, तो इसको हम यहाँ पर निकालते हैं। तो इसके निकालने के लिए हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। तो कैलकुलेटर से हम देखते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारा जो समय है वो समय है 6.25 इंटू 10 की घात 9 सेकंड। तो यहाँ हम लिखते हैं 6.25 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना हो गया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सेकंड को हम घंटों में बदलते हैं, तो 3600 से डिवाइड करेंगे, 3600, तो इतना, ये घंटे आ गए। अब से दिन में बदलते हैं हम, तो भाग करेंगे 24 से, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब ये दिनों में बदल गया। अब एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, तो इसे भाग देते हैं 365 से, तो कितना आ गया? 198.18 के लगभग, 198.18 के लगभग, यानी 198.18 के लगभग। और ये क्या है? अब वर्ष है, यानी लगभग
200 वर्ष मान के चलो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस पदार्थ में से अगर 1 सेकंड में मैं 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो मुझे इसे 1 कूलम आवेश देने में कितना समय लग जाएगा? 200 वर्ष। यानी मुझे कम से कम मान के चलो यार 3 जन्म लेने पड़ेंगे। ये जन्म मेरा जो चल रहा है अब ये तो निकल गया, या अगले जन्म, फिर उससे अगले जन्म, फिर उससे अगले जन्म। 200 साल में जाकर के, यानी 3 पीढ़ियों में जाकर के हमारा पूरा परिवार जो है इसको 1 कूलम आवेश दे पाएगा इस स्पीड से। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि 1 कूलम आवेश जो होता है वो कितना बड़ा आवेश होता है। आवेशों के गुण धर्म में तीसरा हम बढ़ेंगे आवेश का संरक्षण। आवेश के संरक्षण से मतलब यह है कि आवेश को उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता। एक विलगित निकाय अगर हम लें तो उस विलगित निकाय के अंदर, विलगित मतलब हम ऐसा एक निकाय लेंगे जिसका बाहर से कोई आदान प्रदान ना हो, उसको विलगित निकाय बोलते हैं। तो किसी विलगित निकाय के अंदर हमने जो भी पदार्थ रखे हैं वो पदार्थ आपस में एक दूसरे से आवेश का एक्सचेंज करेंगे, विनिमय करेंगे, बाहर से वो कोई आवेश ना लेंगे ना देंगे। तो ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि आवेश को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। मान लीजिए हमने कोई ये आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं है। इसमें मान लीजिए हमने एक ये ऑब्जेक्ट ए ले लिया, ऑब्जेक्ट बी ले लिया। अब ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी को मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो ऑब्जेक्ट ए से जब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पर क्या आ जाएगा? धनावेश। और ऑब्जेक्ट बी को जिसको हमने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं उस पर क्या आ जाएगा? ऋणावेश। तो अब देखो ऑब्जेक्ट ए पर जो धनावेश यहाँ पर आया है तो ये उत्पन्न नहीं हुआ है। ये धनावेश जो है इसमें उत्पन्न नहीं हुआ, आवेश तो इसमें पहले से ही था। हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश होता है, इसीलिए उसे विद्युत उदासीन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम या तो निकाल सकते हैं या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसमें दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इस अवस्था में, इसमें धन और ऋण आवेश का जो बैलेंस है वो चेंज कर देते हैं, जिसके कारण ये आवेशित होता है। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज होती है। जब हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर क्या आ गया? धनावेश आ गया। और वो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो लेने वाला क्या होता है? ऋणी, तो इस पर ऋणावेश आ गया। अब अगर हम देखें तो कुल आवेश कितना है? तो Q और माइनस Q, योज्यता, आवेश की योज्यता से Q माइनस Q क्या हुआ? 0। यानी पहले कितना आवेश था? A पर 0, B पर कितना था? 0। और अब जब A पर धनावेश है और B पर ऋणावेश है तो अभी भी कुल आवेश कितना है विलगित निकाय में? 0 ही है। यानी पहले भी कुल आवेश 0 था और अब भी कुल आवेश 0 है, जबकि हमने A को धनावेशित और B को ऋणावेशित कर दिया। तो कहने का अर्थ ये होगा किसी विलगित निकाय में जो कुल आवेश है वो नियत या संरक्षित रहता है, वो आवेश को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ए पर हमने आवेश को उत्पन्न नहीं किया, ए पर हमने आवेश जो प्लस क्यू लिया है असल में वो धन और ऋण आवेश का हमने क्या कर दिया? उनका संतुलन बदल दिया। यानी यहाँ पर क्या हुआ? एक ऋण आवेश कम होने से यहाँ ऋण आवेश की कमी हो गई तो ये धन आवेशित हो गया, यहाँ पर ऋण आवेश की वृद्धि हो गई तो ये ऋण आवेशित हो गया। तो इसमें हमने आवेश उत्पन्न नहीं किया, यहाँ पर हमने आवेश उत्पन्न नहीं किया बल्कि आवेश का स्थानांतरण किया। तो इसका मतलब आवेश के संरक्षण से मतलब क्या हुआ कि किसी विलगित निकाय में, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत या संरक्षित रहता है। ठीक है, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत या संरक्षित रहता है। आवेश को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता बल्कि इसका एक से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है। तो इस तरह से ये इसे ही हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो एग्जाम में अगर आता है, एग्जाम में तो अपने को ये लिखना है कि किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत या संरक्षित रहता है, आवेश को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता बल्कि इसका एक से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। इसके उदाहरण में हम मोस्टली नाभिकीय अभिक्रियाओं को ही देखते हैं कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो आवेश होता है वो नियत रहता है। तो जैसे हमने एक युग्म उत्पादन का मतलब होता है कि एक गामा ऊर्जा फोटोन होता है, ऊर्जा का पैकेट होता है गामा। उदाहरण बताता हूँ, तो गामा ऊर्जा फोटोन है। ये गामा ऊर्जा फोटोन जो होता है जब ये नाभिक से बाहर निकलता है, तो जब ये नाभिक से बाहर निकलता है तो ये क्या करता है
एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनाता है। ये देखो, ये पॉजिट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ये सूक्ष्म कण है और इसी तरह से ये है इलेक्ट्रॉन बनाता है। अब देखो गामा ऊर्जा फोटोन, ये तो ऊर्जा है, और ऊर्जा में आवेश कितना होता है? ऊर्जा में कोई आवेश होता ही नहीं है। पॉजिट्रॉन पे कितना आवेश हुआ? प्लस ई और इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश हुआ? माइनस ई। तो कुल आवेश कितना हुआ? शून्य। तो देखो पहले कितना आवेश है? जीरो। अब कितना आवेश है? जीरो। यानी यहाँ पर जो हम अभिक्रिया देख रहे हैं उसमें कुल आवेश कितना है? नियत है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का मतलब होता है युग्म उत्पाद, युग्म उत्पादन, इसको हम युग्म उत्पादन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी दे सकते हैं हम। मान लीजिए हम न्यूट्रॉन क्षय की बात करें, यानी एक न्यूट्रॉन का क्षय हो जाना, एक न्यूट्रॉन का क्षय। न्यूट्रॉन किसमें? न्यूट्रॉन तो उदासीन कण है। अगर हम इसे प्रोटॉन में बदल दें तो इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी पैदा होता है। उस इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव बीटा पार्टिकल बोलते हैं। देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया और साथ में एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकला और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो कण निकला। ये तो क्या है? प्रोटॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसे हम नेगेटिव बीटा कण भी बोलते हैं, नाभिकीय भौतिकी में पढ़ेंगे। और ये क्या होता है? ये क्या होता है? जब भी बीटा कण निकलता है तो उसके साथ न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलते हैं। तो ये क्या है? एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है ये। हमें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। हमें पहले, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? हमारा टॉपिक क्या है? आवेश का संरक्षण। हम उस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ये सब चीजें बाद में दोबारा आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कण पर कुल आवेश कितना होता है? शून्य, क्योंकि तो उदासीन होता है। और प्रोटॉन कण पर कितना आवेश होता है? प्लस ई। इलेक्ट्रॉन कण पर कितना आवेश होता है? माइनस ई। और ये एंटी न्यूट्रिनो कण जो है इस पर कोई आवेश नहीं होता। तो अगर हम क्रिया पूर्व देखें तो यहाँ पर कुल आवेश जीरो है और क्रिया पश्चात भी कुल आवेश कितना है? जीरो है। तो आवेश का संरक्षण यहाँ पर भी लागू हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम रेडियो एक्टिव क्षय देखें कोई, इसी तरीके से अगर हम रेडियो एक्टिव क्षय देखें, यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से लगातार अल्फा अथवा बीटा कण तथा गामा फोटोन निकलते हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो एक हम लेते हैं, एक रेडियो एक्टिव कण लेते हैं यूरेनियम, सभी जानते हैं 92 यूरेनियम 238। ये 92 तो क्या है? इसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब इसमें प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या। और हम जानते हैं कि एक प्रोटोन पर कितना आवेश होता है? प्लस ई। तो 92 प्रोटोनों पर कितना हुआ? 92 ई का प्लस आवेश हो गया। तो इस पर कुल कितना आवेश हुआ? 92 ई के बराबर हो गया। ठीक है। और ये 238 जो ऊपर लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। ये सब चीजें बाद में दोबारा आएंगी। तो ये द्रव्यमान संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुल कितने हैं, वो द्रव्यमान संख्या होती है। तो इस यूरेनियम की बात करते हैं। तो 92 यूरेनियम 238, इसका जब क्षय होता है तो इसके क्षय से थोरियम और एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो एक तो निकलता है थोरियम। ठीक है। थोरियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 90 होता है और 234, और प्लस में इसमें निकलता है 2He4। ये क्या है? ये तो हीलियम नाभिक है, हीलियम का नाभिक है। और हीलियम का जो नाभिक होता है उसे ही हम अल्फा कण बोलते हैं। हीलियम का जो नाभिक होता है उसी को हम अल्फा कण बोलते हैं। हीलियम जो होता है ना, हीलियम, उसके नाभिक में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो 2 प्रोटॉन होते हैं ये यहाँ हमने ये दिखा दिए, और ये जो 2 न्यूट्रॉन होते हैं इन चारों का योग जो है वो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या बना? ये थोरियम है और ये हीलियम है, और ये क्या था? यूरेनियम। तो यूरेनियम का एक नाभिक जब क्षय होता है तो उसमें से एक अल्फा कण निकला, और वो अल्फा कण निकलने से 2 प्रोटॉन कम हो गए। तो अब कितने प्रोटॉन रह गए नाभिक में? 90। और 90 प्रोटॉन वाला जो तत्व है वो कौन सा होता है? वो थोरियम होता है। तो ये थोरियम में बदल गया। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्रिया पूर्व इसमें कितने प्रोटॉन है? 92। तो नाभिक में आवेश कितना हुआ? प्लस 92 ई के बराबर, क्योंकि ई का मतलब है एक प्रोटॉन पर आवेश, प्लस ई, तो 92 प्रोटॉन पे इतना आवेश हो गया। अब इधर देखते हैं थोरियम में कितने प्रोटॉन है? 90। तो इसमें 90 ई के बराबर आवेश हो गया। और ये हीलियम में नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 2। तो प्लस
2 ई और हो गया, तो टोटल कितना हुआ 90 और 2 92 ई। तो अगर हम देखें तो क्रिया से पहले और क्रिया के बाद, यानी नाभिकीय क्षय से पहले और क्षय के बाद जो प्रोटॉनों की संख्या है या जो धनावेशी नाभिक में वो नियत है। तो यहाँ पर भी संरक्षण की जो कंडीशन है वो ओबे हो रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक अवस्था में नाभिक में जो आवेश संरक्षण है वो लागू होता है, यानी आवेश उत्पन्न या नष्ट नहीं हो रहा, बस उसका आपस में एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये बताती हैं। तो इसमें परिभाषा जो है ये लिखनी है अपने को, ये परिभाषा अपने को याद करनी है और यही परिभाषा अपने को लिखनी है। इसमें एक चीज याद रखना कि एक मेन बात जो है विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, ये जब तक नहीं लिखेंगे तब तक परिभाषा सही नहीं होगी, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए